हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार विद्या कोचिंग सेंटर्स हमारी संस्थान हैं और मैं अभी तक ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई सोशलॉजी में करवाता रहा हूं और अब मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संदर्भ में समाज शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन आपके सामने करने जा रहा हूं। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आगामी वार्षिक परीक्षा में आने वाली प्रमुख प्रश्नों में एक प्रश्न है, परिवार के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। यह यूनिट 2 सामाजिक संस्था निरंतरता एवं परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपको परिवार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विवरण प्रस्तुत करना है। स्टूडेंट्स, मैं यह बता दूं कि किसी भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक लिमिट शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट, जब मैं कॉपी का मूल्यांकन करता हूं तो देखता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो क्वेश्चन का जवाब जानते हैं वो लंबी मतलब 500-600 शब्दों में लिख देते हैं और उसमें क्या होता है कि उनका समय समाप्त होने लगता है। नतीजा ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो वो 4 पन्ना लिखे या 5 पन्ना लिखे, उनको 5 ही नंबर कोई भी परीक्षक दे सकते। इसलिए यह बात का ध्यान रखें कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब कितने शब्दों में देना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब कितने शब्दों में देना है और उसी हिसाब से अपना समय का सामंजस्य बैठा लें और अपना काम करें। तो मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि परिवार के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ फैमिली। तो इसका जवाब है कि परिवार के कार्यों को अलग अलग प्रकारों से किया जाता है, जैसे जैविकीय कार्य, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। दूसरा समाजीकरण का कार्य यानी सोशलाइजेशन कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। तीसरा आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फंक्शन कहते हैं। चौथा सांस्कृतिक कार्य, जिसे हम कल्चर फंक्शन कहते हैं। पांचवा धार्मिक कार्य, जिसे हम रिलीजन्स फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन पांचों बिंदुओं पर मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। जैसे पहला है जैविकीय कार्य, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजिकल फंक्शन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले बिंदुवार में अगर बात करूं तो मैं इसमें यौन इच्छा यानी सेक्स सेटिस्फैक्शन की बात करता हूं। इसमें क्या होता है कि परिवार के सदस्य को यौन संबंधों की संतुष्टि के लिए नियमबद्ध अवसर प्रदान करता है और इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए सामाजिक दंड की व्यवस्था करता है। यानी आप यौन इच्छा की पूर्ति के लिए परिवार समाज के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स का पालन ही करते हैं और उसी के नियमानुकूल आप संबंध बनाते हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं शादी विवाह करती हैं और शादी विवाह करने के बाद संतान उत्पत्ति करते हैं। यह परिवार के अंदर होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इस कार्य से ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और हमारा समाज में परिवार का महत्व बढ़ता है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं या उससे हटकर किसी के साथ
रिलेशन बनाते हैं तो वो गलत माना जाता है और समाज उसे बायकॉट करता है, यानी अपने से बाहर कर देता है और उसे सामाजिक दंड दिया जाता है, जिसमें उसे गांव से निकालना जाना, कूप का पानी बंद करना जैसे कार्य किए जाते हैं। इसकी दूसरी बिंदु है जैविक कार्य में परिवार का संतानोत्पत्ति की व्यवस्था, यानी परिवार ही एक ऐसी संस्था है जो हमें संतान उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति प्रदान करती है, जिसमें प्रत्येक स्त्री और पुरुष में माता अथवा पिता बनने की मूल प्रवृत्ति होती है। जहाँ किसी भी व्यक्ति के जन्मोपरांत व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए यह जरूरी है कि वो परिवार में रहे और परिवार में रहकर अपनी जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे और संतुष्टि प्राप्त करे। परिवार बच्चों की उत्पत्ति और उन बच्चों को वैधता प्रदान करता है। जो परिवार समाज में पैदा होते हैं उन्हें एक विशेष माँ और पिताजी का नाम मिलता है। समाज में लोग जानते हैं कि अमुक बच्चा फलाना, यानी अमुक पुरुष या अमुक व्यक्ति का संतान है। दूसरी बात ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चूंकि परिवार एक प्राथमिक पाठशाला माना जाता है जहाँ कोई भी व्यक्ति जन्म के उपरांत अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इसलिए यह जरूरी है कि जब संतान परिवार में उत्पन्न होते हैं तो वो अपनी माता पिता के संरक्षण में अपना समुचित विकास करते हैं। अब है इसकी दूसरी बिंदु समाजीकरण का कार्य। इसमें मैंने बताया कि परिवार ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चों का समाजीकरण करती है तथा उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सभी आवश्यक गुण प्रदान करती है। इसके महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। पहला, सामाजिक सीख प्रदान करना, यानी सामाजिक सीख उस सीख को कहा जाता है जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे दी जाती है। सामाजिक सीख के द्वारा ही एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति समाज के बनाए नियमों का अनुसरण करते हैं और उसका अक्षरश पालन करते हैं वो व्यक्ति सामाजिक है, और जो व्यक्ति समाज के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं या उसके बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं तो समाज उसे असामाजिक तत्व घोषित करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं सामाजिक सीख की बात जब करूँ तो उसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सामाजिक प्राणी के रूप में जब उसे किसी बात को सिखाया जाता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ पिता दादा दादी भाई बहन जो भी हैं उन्हें समाज के अनुकूल नियम सिखाते हैं और उन्हें बोलने चलने खाने पीने की सीख देते हैं। इसी सीख को लेकर कहा जाता है कि परिवार सामाजिक सीख प्रदान करने का महत्वपूर्ण संस्था है। दूसरा, पद तथा कार्य प्रदान करना, यानी परिवार एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को उसकी स्थिति और उसके दायित्वों के अनुसार उसकी पद देता है। जैसे परिवार सामाजिक ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति और उसके दायित्वों का निर्धारण करता है तथा अनेक विषमताओं से उसकी रक्षा करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर परिवार में पैदा होता है तो वह किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भगना, किसी का पोता, किसी का नाती बनता है। यह इसकी सोशल स्टेटस कहा जाता है, यानी सामाजिक स्थिति कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति समाज में अलग अलग प्रकार की
भूमिका और का निर्वाह करता है। और यह परिवार ही है जो उन्हें अलग अलग पद और उस पद के अनुकूल कार्य प्रदान करता है। अब है तीसरा, जिसे हम इकोनॉमिक फंक्शन के रूप में जानते हैं। परिवार सदैव से आर्थिक क्रियाओं का केंद्र रहा है। इसके आर्थिक कार्यों को निम्न रूप से देखा जाता है। यानी पहला है सुविधा प्रदान करना। परिवार एक व्यक्तिवादी इकाई न होकर एक समाजवादी इकाई है, जिससे सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें सुविधा प्रदान की जाती है। यानी परिवार का मतलब होता है एक समूह, जहाँ व्यक्ति अपनी पर्सनल भावनाओं को छोड़कर कॉमन भावनाओं का, यानी सामान्य भावनाओं का कद्र करता है और सभी एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि एक दूसरे के दुख सुख में मदद करते हैं। साथ ही उन्हें व्यक्तित्व को विकसित करने में जितनी भी आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उस हिसाब से उन्हें सुविधा प्रदान की जाती है। दूसरा है इसका पॉइंट श्रम विभाजन, यानी लेबर डिवीजन की जब बात हम करते हैं तो इसमें क्या है कि परिवार में श्रम विभाजन का कार्य आज से नहीं, आदिम काल से ही चलता आ रहा है। पुरुष बाहर का कार्य और स्त्रियां घर का कार्य करती है। उत्पादन के क्षेत्र में परिवार व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर उससे कार्य लेता है। जैसे हम जानते हैं कि भारत वैदिक काल से पौराणिक काल से पुरुष प्रधान समाजों का देश रहा है, जहां पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष ही समाज के सर्वेसर्वा हैं या परिवार के सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने शारीरिक रूप से अपनी क्षमताओं के अनुकूल कार्यों का बंटवारा कर लिया है, जिसे हम श्रम विभाजन करते हैं। पुरुष बाहर के कार्य करते हैं और महिलाएं घर का कार्य करती हैं। अगर पुरुष खेत में काम करते हैं तो महिलाएं उनके द्वारा लाए गए अनाज का मतलब कटाई छटाई जो भी करना है वो करते हैं। साथ ही महिलाएं बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं और पुरुषों के लिए खाना बनाकर घर का कार्य, घर गृहस्थी संभालते हैं। और पुरुष का दायित्व होता है कि पुरुष खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं या बाहर किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो वहाँ से जो भी उन्हें पारिश्रमिक मिलता है उससे वो अपने परिवार का परवरिश करते हैं। सामान्य तौर पर वे परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान भावना से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करते हैं। हालांकि संयुक्त परिवार में ऐसा है कि कभी कभी वहाँ निजी और स्वार्थ की भावना भी आ जाती है, जो व्यक्ति के निजी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा कार्य करने का कार्य होता है, वे करते हैं और अपने भाई या चचेरे भाई भतीजा को थोड़ा कम आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चेष्टा करते हैं। हालांकि इसमें यह बात नहीं लिया जाएगा, वो जब हम अगला चैप्टर देखेंगे संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण हैं, तो मैं इसमें विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको श्रम विभाजन के बारे में बता दिया कि पुरुष बाहर का कार्य करते हैं और स्त्रियां घर का कार्य करती हैं। अब उसके बाद है अगला बिंदु सांस्कृतिक कार्य, जिसे हम कल्चरल फंक्शन कहते हैं। संस्कृति को निरंतरता प्रदान करने, उसे अस्थायी रखने तथा प्रभावपूर्ण बनाने में परिवार का योग सबसे अधिक होता है। परिवार सांस्कृतिक व्यवहारों की शिक्षा द्वारा सदस्यों में समान रुचियां और मनोवृत्तियां उत्पन्न करता है, जिससे सामाजिक जीवन को स्थायित्व मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कल्चरल फंक्शन यानी सांस्कृतिक कार्य मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से मिलता है, जो एक निरंतरता प्रदान करता है और उसे समाज में अस्थायी बनाए रखता है।
परिवार सांस्कृतिक व्यवहारों की शिक्षा द्वारा सदस्यों में समान रुचियां और मनोवृत्तियां उत्पन्न करती है, क्योंकि समाज जब तक अपने परिवारों को देखकर, उनके कार्यकलापों को देखकर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर नहीं दे तो यह कल्चरल फंक्शन समाप्त हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर परिवार किसी त्यौहार को मनाते हैं तो उनके बच्चे भी उसी तरह उनके देखा देखी उस त्यौहार का कार्यों को करते हैं और मनाते हैं। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो फिर अपने संतानों को भी इसी तरह का परंपरा बताता है। जैसे गांव में या रूरल एरियाज में मैंने देखा है कि वहाँ एक परंपरा कायम रहती है कि किस तरह वे अपने घर के कुल देवताओं की पूजा पाठ करें। तो ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती जाती है, जिससे उनकी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बनी रहती है और साथ ही उनके रुचियां और मनोवृत्तियां भी उसी प्रकार की बनी रहती हैं जो सामाजिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करती है। उसके बाद अगला बिंदु है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में परिवार का बहुत महत्व है। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म में अवश्य विश्वास करता है और इस धर्म से संबंधित आचरणों और आदर्शों की सीख बच्चों को भी देता है। यानी इस बिंदु में यह कहा जा सकता है कि हर परिवार में कुछ धार्मिक कार्य होते हैं, चाहे वो हिंदू का परिवार हो या मुस्लिम समाज का परिवार हो या सिख या ईसाई किसी भी प्रकार के जाति विशेष का परिवार हो या धार्मिक विशेष का परिवार हो, वह सभी अपने धर्म के अनुकूल पूजा पाठ करते हैं और उसी के अनुकूल अपना आचरण करते हैं। यही नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों को इस आचरण को पालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं, जिससे परिवार धार्मिक कार्य को निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी करता है और उसे स्थायित्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार का जो प्रमुख कार्य है वो मुख्यतः जैविक कार्य, सामाजिकरण का कार्य, आर्थिक कार्य, श्रम, सांस्कृतिक कार्य और धार्मिक कार्य के रूप में 5 बिंदुओं में बटा है, जिसे हम इस तरह से विस्तरित करके लिख सकते हैं। आशा है आप लोग हमारी आज के बताए गए इस परिवार के विभिन्न कार्यों को समझे होंगे और परीक्षा में लिखेंगे, जिससे आपकी प्राप्तांक बेहतर से बेहतर होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।